गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में अभी तक अपन ने पढ़े शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़। आज अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशोज़ या एफिशिएंसी रेशोज़। एक्टिविटी रेशोज़ या जिसको एफिशिएंसी रेशोज़ कहा जाता है, या कुछ लोग इसको टर्नओवर रेशोज़ भी कहते हैं, या फिर सेल्स रेशो भी इन रेशो को कहा जाता है। कैलकुलेट करने के दृष्टिकोण से ये रेशो बहुत आसान होते हैं। क्रियाशीलता अनुपात व्यवसाय में कार्य निष्पादन पर प्रकाश डालते हैं तथा इनकी गणना का मुख्य उद्देश्य संस्था की कार्य निष्पत्ति तथा प्रबंधकों की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना होता है। इन अनुपातों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि संस्था ने उपलब्ध साधनों व सेवाओं का कुशलतापूर्वक या लाभप्रद ढंग से उपयोग किया है या नहीं किया। इन अनुपातों की गणना करने के लिए हम दो चीज़ें काम में लेंगे, या तो सेल्स काम में लेते हैं या फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को काम में लिया जाता है। सबसे पहले एक्टिविटी रेशो में निकाला जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंतर्गत बेचे गए माल की लागत में औसत स्कंध, जिसको अपन स्टॉक कहते हैं, का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यदि अपन फॉर्मूले के रूप में देखें तो इसको अपन लिखेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यदि अपन एवरेज स्टॉक निकालना चाहें तो एवरेज निकालने के लिए वही तरीका होता है अपना जो अपन ने अब तक देख रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यदि कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा होता तो उस स्थिति में हम एवरेज स्टॉक नहीं निकालते, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की सहायता से फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। उस समय हमारा फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दे रखा हो और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हम नेट सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक या एवरेज स्टॉक निकाल के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में हम यह अनुपात ये बताता है कि स्कंद में विनियोजित प्रत्येक रुपये की एक इकाई का प्रयोग करके विक्रय की अधिक मात्रा प्राप्त की गई है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं तो हम ये भी निकालना चाहते हैं कि इसकी गति क्या है। गति का मतलब यहाँ पे यह है कि इसको अपन मंथ्स में या वीक्स में या डेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हम उस समय कहते हैं स्टॉक वेलोसिटी। स्टॉक वेलोसिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, या यदि आप नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 360 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। यदि आप इसको वीक्स में निकालना चाहते हैं या फिर आप इसको मंथ में निकालना चाहते हैं तो वीक्स के लिए 52 लिया जाता है और मंथ्स के लिए 12 यूज़ करते हैं। तो आप 52 वीक्स, मंथ्स अपने होते हैं 12 और डेज में 360 अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा रेशो आता है स्टॉक टर्नओवर रेशो के बाद, डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो, जिसे अपन रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, यह अनुपात देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इससे संस्था के कुल देनदारों तथा शुद्ध उधार विक्रय में संबंध स्थापित करके ये ज्ञात किया जाता है। डेटर्स टर्नओवर रेशो हमेशा नेट क्रेडिट सेल्स के बेसिस पे निकाले जाते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का आपका तरीका होता है, टोटल सेल्स में से यदि अपन कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आपकी जो रिमेनिंग सेल्स बचती है वो क्रेडिट सेल्स होती है, अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स का यहाँ पे मतलब होता है, पहले आपको रिसीवेबल्स का मतलब पता होना चाहिए। रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स और BR। यदि अपन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे रिसीवेबल्स। और एवरेज रिसीवेबल्स निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ पे भी पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो की तरह ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं दे रखे हैं तो अपन केवल क्लोजिंग ही लेंगे और उस समय हम इसका एवरेज भी नहीं निकालेंगे और आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन क्लोजिंग रिसीवेबल्स। अब यदि अपन इसको इस रेशो को भी पहले की तरह डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो उस समय अपन निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यह अवधि देनदारों से धन संग्रह या वसूली के औसत समय को प्रदर्शित करती है। औसत वसूली अवधि ज्ञात करने के लिए व्यापारिक प्राप्तियों में औसत दैनिक उधार विक्रय का भाग देना होता है, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें वही पहले की तरह ही अपन इसमें लिखेंगे डेज ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक वीक्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। औसत संग्रह अवधि की संस्था की वास्तविक उधार की शर्तों व नीतियों के साथ तुलना करके ऋण संग्रह में कुशलता की जांच की जाती है। इस संबंध में जनरली हम ये मान के चलते हैं कि साधारण औसत संग्रह अवधि विक्रय शर्तों में वर्णित शुद्ध वसूली अवधि या उधार अवधि प्लस उसके 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब हम डेटर्स टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं तो हम तीसरा रेशो इसमें निकालते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो बिल्कुल जैसे अपन ने डेटर्स टर्नओवर रेशो निकाला है उसी प्रकार से निकाला जाता है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे वहाँ पे सेल्स ली थी, यहाँ पे अपन लेते हैं क्रेडिट परचेजेस, और वहाँ पे रिसीवेबल्स लिया था, यहाँ पे अपन लेते हैं पेबल्स। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि उधार क्रय और व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स एंड बीपी, और एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिटर्स एंड बीपी और डिवाइडेड बाय 2। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं दे रखा और आपको केवल क्लोजिंग दे रखा है तो उस स्थिति में आप केवल क्लोजिंग पेबल्स ही लेंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे। ऊंचा लेनदार आवर्तन अनुपात शीघ्र भुगतानों को प्रदर्शित करता है, जबकि नीचा लेनदार आवर्तन भुगतानों में देरी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे भी पहले अपन ने निकाला था डेटर्स टर्नओवर रेशो में एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह होगा एवरेज क्रेडिट पीरियड। आप इस वेलोसिटी निकालने में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, वेलोसिटी निकालने के लिए जो भी आपको पूछी जाए वीक्स मंथ या फिर डेज डिवाइडेड बाय जो संबंधित चीज़ है उसको डिवाइड बाय कर लिख दीजिए। अब यहाँ पे एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालने के लिए हम यदि मैं वीक्स लिखते चलती हूँ तो वही अपने 52 वीक्स अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। अब इस चौथा रेशो हम निकालते हैं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो। इस अनुपात को टोटल असेट्स टर्नओवर अनुपात को कुल विनियोजन आवर्त अनुपात भी कहते हैं। इसमें बेचे गए माल की लागत या कुल शुद्ध विक्रय में व्यापार में विनियोजित कुल पूंजी अथवा व्यापार में विनियोजित कुल संपत्तियों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अब जितने भी रेशो अपन पढ़ेंगे उसमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालना है या नेट सेल्स पे निकालना है। क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन हो उसी के बेसिस पे आप इनको निकाल सकते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको सेल्स के बेसिस पे निकालना चाहिए तो आप उसमें फॉर्मूला बनाएंगे नेट सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। और यदि अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकालेंगे तो अपन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल असेट्स। इस अनुपात के निकालने के लिए टोटल असेट्स का मेरा मतलब है फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, लेकिन कुछ लोग इसमें इंटेंजिबल हमारे असेट्स जैसे हमारी पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, गुडविल हुआ, उसको भी शामिल कर लेते हैं। यह अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है जो निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसी संस्थाओं में स्थायी संपत्तियों में विनियोग का विक्रय व उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट रेशो है हमारा
टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो और फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो का भी यही फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन फिक्स्ड असेट्स। यह अनुपात हमें यह बताता है कि स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया गया है या नहीं किया गया। अब जैसे अपन ने फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो बनाया वैसे ही अपन लिखेंगे करेंट असेट्स टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन करेंट असेट्स। यह अनुपात हमें ये बताता है कि चालू संपत्तियों की प्रयोगशीलता एवं लाभदायकता पर प्रकाश डालता है। गैर निर्माणी संस्थाओं में तथा ऐसी निर्माणी संस्थाओं में जहां स्थायी संपत्तियों का अपेक्षाकृत क्रम प्रयोग होता है वहां पे ये अनुपात विशेष महत्व रखता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, यह अनुपात हमें ये बताता है कि कार्यशील पूंजी का किस दक्षता से प्रयोग किया गया है। तो पहले की तरह फॉर्मूला बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल अपन कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लास्ट रेशियो है हमारा इसका एक्टिविटी रेशोज का। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो निकालने के लिए पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारा तरीका होता है फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं इस फॉर्मूले को, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और नेटवर्थ टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेटवर्थ। और इसके अलावा भी अपन कितने भी रेशो बना सकते हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएं। आपको बस करना इतना सही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स लिखिए और जो रेशो पूछा जाए उसको अपॉन करके लिख दीजिए। एक्टिविटी रेशोज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेशो हमारे 3 ही रेशो माने जाते हैं। फर्स्ट रेशो हमारा कहलाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसे आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशो और तीसरा होता है हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। थैंक यू। चलो 12:27 हो गया ना, 12:26-27 तक होती है। मैं एक बार वहाँ जाके आऊँगा कुछ में बाद में जाने। अरे तो पहले ये तो पता रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस